नमस्कार किसान साथियों, मैं आज आया हूँ डॉक्टर अरुण के शर्मा, जो कि एक जैविक कृषि के वैज्ञानिक हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे, इनसे रूबरू होंगे। इस वीडियो में पूरे बने रहिए, अंत तक इस वीडियो को देखें। हम आज चर्चा करेंगे कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में क्या फ़र्क है और हम इसमें हमें हमारी जो जैविक कृषि हम करते हैं, जैविक उत्पादन हम जो करते हैं, उस पर हम कितना इसका हम लाभ ले सकते हैं, तो हम बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार साहब। हमें कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट के बारे में क्या फ़र्क है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे कृषक साथियों को। देखिए, जो भी हमारे खेत के अवशेष होते हैं, जो फसल अवशेष होते हैं, या गोबर गौमूत्र होता है, या कोई और भी आपके पास जो ऐसी चीज़ है जो आपकी फसल से निकली हो, या आपके खेत में जो खरपतवार वगैरह होते हैं, वो सब उन सब को हमें सीधा अगर हम खेत में डालते हैं तो उससे लाभ नहीं होता है, कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। तो इसको अगर हम सही तरीके से उपयोग करें, इसको अच्छी तरह से पका के अपघटन करके अगर खेत में डालते हैं तो वो पौधों को उपलब्ध होता है। अन्यथा क्या होता है कि जब हम कच्चा गोबर अगर हम जो डाल देते हैं, जो सूखा हुआ कच्चा गोबर है, उससे हमें 3 नुकसान होते हैं। 3 नुकसान में पहला नुकसान है कि उससे उदय या दीमक लगती है। दूसरा नुकसान ये है कि उसमें कई सारे घास के बीज होते हैं, वो उग जाते हैं, फिर उनको निकालने में बहुत सारा लेबर लगता है। तीसरा नुकसान ये है कि उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, तो वो ज़मीन की नाइट्रोजन लेके सड़ता है तो फसल पीली पड़ जाती है। और जो चौथा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब हम गोबर को धूप में रखते हैं, गोबर या पोटे को धूप में रखते हैं, तो उसके बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, और साथ ही उसमें से कुछ ऐसी गैसें निकलती हैं जो कि हमारी ये जो धरती को गर्म करने वाली गैसें होती हैं, वो उसमें से निकलती हैं। तो हम ये पहला हमारा काम ये है कि हम गोबर को कभी भी धूप में इकट्ठा ना करें। तो हमें करना क्या है, उसके लिए हमारे पास कंपोस्ट बनाने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके हैं। एक तो कहते हैं कि गड्ढे में कंपोस्ट बनाओ या गड्ढे के ऊपर कंपोस्ट बनाओ, उसमें कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका है वर्मी कंपोस्ट, जो केंचुआ जिसमें अपना उपयोग करके, और केंचुआ उसको सड़ाता है, केंचुआ उसको खाता है और एक अच्छी खाद बनाता है। पहले मैं आपको कंपोस्ट के बारे में बताता हूँ। कंपोस्ट 2 विधियों से बनाई जाती है, जिसमें 4 चीज़ें हमें मिलानी हैं। पहला, खेत के अवशेष, जो भी चीज़ है आपके पास, फसल अवशेष हैं, खेत में जो खरपतवार वगैरह हैं, या कोई नीम, आकड़ा, धतूरा, जो इनके पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते हैं, वो मिलाने हैं। और तो एक तो हो गया गोबर, दूसरा आपके फसल अवशेष, तीसरा आपका गौमूत्र बहुत ज़रूरी है, और चौथा उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलानी हैं जो कि उसको जल्दी बनाने में सहयोगी हों। उसमें एक है छाछ, दूसरा है आपका गौमूत्र, और तीसरा है गुड़। इन तीनों को आप घोल बना के, और ये जो पूरा आपका मिश्रण बना है, गोबर और खरपतवार और आपका जो भी फसल अवशेष है, इनको मिला के जो बना है, वो पत्ते तो हम कोई से भी डाल सकते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, पत्ते हम कोई से भी डाल सकते हैं। पेड़ के पत्ते हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। मतलब जिन पत्तों को गाय नहीं खाए, हाँ, वो भी डालें, और अगर खा लेती है तो वो मतलब हमारे लिए पेड़ के पत्ते ज़्यादा उपयोगी हैं। जी। और कुछ खरपतवार भी हैं, वो आकड़ा धतूरा उगा हुआ है, तो उसे भी डालेंगे तो अपनी खाद में कीटनाशक वाले गुण भी आ जाएंगे। जी। इस तरह का अपन पूरा इन सब का मिश्रण बना के, और एक 4 फुट गहरे और 6 फुट चौड़े गड्ढे में हम डाल देते हैं। और फिर उसके बाद उसमें हम, ये मैंने बताया, जो जैसे 200 लीटर पानी में 10 लीटर गौमूत्र, 5 लीटर छाछ और 1 किलो गुड़ मिला के अगर हम इस पूरे मिश्रण पे 1 टन पे छिड़कते हैं, और फिर उसके बाद उसको करीब 6 इंच की मिट्टी से उसको ढक देते हैं। पूरा जो हमारा मिश्रण है उसको गीला करना पड़ेगा, ढक देते हैं। तो हमारा, अगर आप कुछ एक बार पलटते हैं महीने भर बाद, तो आपकी खाद और अच्छी बनेगी। कितने टाइम के लिए हमें उसको ढकना पड़ेगा? लगभग 2-2.5 महीने गर्मी में ढकना पड़ेगा, सर्दी में 1 महीने का टाइम बढ़ जाता है। इसमें कुछ पानी का छिड़काव करना रहेगा या?
पानी का एक बार आप उसको अच्छी तरह से भिगो दें। उसके बाद जब हमने उसको 6 इंच मिट्टी से ढक दिया तो फिर कोई छिड़काव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रेगिस्तान में या हम जो भी ज़्यादातर भारत का इलाका ऐसा है जिसमें गर्मियों में पानी की उपलब्धता ही नहीं होती है, तो बेहतर है कि आप उसको अप्रैल के महीने में बंद कर दें और जून के आखिरी में उसको खोलें और उसमें से खाद निकाल के खेत में डालें। तो जो मैंने आपको जो उसकी समस्याएं बताई थी वो समस्या नहीं होंगी और वो तुरंत पौधों को उपलब्ध होगी। तो जिस समय आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय ये खाद आप डालें। अब दूसरा हमारा तरीका आता है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट में हमारे को केंचुए का उपयोग करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट हमेशा ज़मीन के ऊपर बनाया जाता है, भूमि के ऊपर बनाया जाता है, और उसमें हमें क्या करना पड़ता है, यही हमारा गोबर का और जो भी फसल अवशेष है इनका मिश्रण बनाते हैं। गोबर लगभग 80% होना चाहिए उसमें। कुछ लोग जो गोबर गैस स्लरी होती है उसको भी ले लेते हैं इसमें, वो भी ठीक चीज़ है। उसको हम पहले 7 दिन तक हम उस पर पानी छिड़कते हैं, उसकी इस तरह से ढेरियाँ बनाते हैं, 1 फुट 1.5 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी ढेरियाँ बनाते हैं, और उसको 7 दिन तक हम ठंडा करते हैं ताकि उसके अंदर से कोई जहरीली गैसें वगैरह निकल जाएं, केंचुआ छोड़ें तो वो एकदम मर नहीं जाए। 7 दिन बाद हम एक ढेरी में केंचुए छोड़ते हैं, और केंचुए छोड़ने का जो सबसे, अगर आप नए केंचुए ला रहे हैं तो सबसे अच्छा समय सितंबर का रहता है, सितंबर अक्टूबर, जब ज़्यादा ठंड नहीं रहती, गर्मी नहीं रहती है। उसके बाद केंचुए छोड़ने के बाद उसमें रोज़ जो है हल्का हल्का छिड़काव करना पड़ता है, और एक बार उस पर एक बार पंजा चला दें ताकि वो मिट्टी में हवा चली जाए। और जो भी हम अपनी ढेरी बना रहे हैं उसको वारदाने से या कोई कपड़े से, वारदाना अच्छा रहता है, उसको ढक दें ताकि उसको जो केंचुए को कोई कीड़ा या कोई चिड़िया नहीं ले जाए। ये खाद जो है हमारी लगभग पहली बार 60 दिन में तैयार होती है और दूसरी अगली बार फिर जो है 45-50 दिन में तैयार होती रहेगी। केंचुआ खाद तैयार होने का जो लक्षण यही है कि ऊपर पूरा का पूरा खाद जो है वो चाय की पत्ती जैसा दिखेगा और उसमें कहीं भी गोबर की गंध नहीं आएगी। ये दोनों ही खाद के लिए मैं बता रहा हूँ तैयार होने का मतलब, चाहे वो आप कंपोस्ट खाद बना रहे हैं चाहे वर्मी कंपोस्ट, दोनों में गोबर की गंध नहीं आए, उसका रंग गहरा भूरा या काला जैसा हो जाए, वो खाद तैयार है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो जो केंचुआ खाद और हम जो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में, मतलब इसमें क्या डिफरेंस आता है जीवाणुओं में? हाँ, इसमें थोड़ा सा अंतर, अच्छा अंतर है जी। कंपोस्ट में पोषक तत्व उतनी जल्दी उपलब्ध नहीं होते हैं पौधों को जी। और उसमें थोड़ा देर लगती है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में तो जिसको कहते हैं ना रेडी टू यूज़, मतलब आप डालेंगे और तुरंत दूसरे दिन से ही पोषक तत्व मिलने लगेंगे, क्योंकि केंचुए के आहार नाल से होके वो गई है तो वो और ज़्यादा उसकी पकाव हो जाता है और उसमें कई सारे वृद्धि हार्मोन भी उसमें केंचुआ डाल देता है, तो वर्मी कंपोस्ट से बढ़वार अच्छी होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो हम कंपोस्ट बनाएं वो अपनी जो फसलें होती हैं, अनाज वाली फसलें, उसमें डालें, और वर्मी कंपोस्ट का अच्छा उपयोग होता है सब्जियों में और फलों में जिनको ज़्यादा पोषक तत्व और जल्दी जल्दी चाहिए होते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट उस जगह अच्छी है। और वर्मी कंपोस्ट में क्योंकि सब्जी और फल वालों में कचरा भी बहुत होता है तो उस कचरे का भी उपयोग हो जाता है, इस तरह से उनको वो बना। और वर्मी कंपोस्ट में एक पानी की ज़रूरत होती है, तो जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है वहाँ कंपोस्ट बनाएं और जहाँ पानी उपलब्ध है वहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाएं। तो यहाँ कंपोस्ट में हम, जैसे कि आपने बताया कि अप्रैल मई जून में इसमें मतलब एक बार हमें पानी देना पड़ता है, और ये इसमें कितना टाइम बताया आपने? ये करीब 2.5 महीने में तैयार हो जाएगी। और यही अगर मान लो हमारा ठंड का समय हो तो? ठंड का समय हो तो ये करीब 25-30 दिन ज़्यादा लगते हैं। कंपोस्ट बनाने में अधिक समय लगेगा ठंड में? हाँ। अच्छा, इसको टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर के हिसाब से इनको हाँ। मतलब जैसे कि इसमें जीवाणु अधिक मतलब मात्रा में पैदा होते हैं। हाँ। जी, तो इसमें हम पर एकड़ में या पर बीघे में अगर मान लो हम माने कि गोबर का जो हम कंपोस्ट बनाएंगे वो कितनी मात्रा में किसानों को छिड़काव करना चाहिए? देखिए, हेक्टेयर में 6 बीघा होते हैं। हाँ। मैं हेक्टेयर की बात बता रहा हूँ। 1 हेक्टेयर में लगभग हमें, अगर आप सामान्य वर्षा की वाली फसलें कर रहे हैं तो 5 टन खाद डालनी पड़ती है, और अगर पानी वाली फसल का मतलब जहाँ आपके पास सिंचाई उपलब्ध है तो वहाँ 10 टन खाद डालनी पड़ती है। अच्छा। और जो वर्मी कंपोस्ट है उसकी मात्रा आधी होती है जी।
और कंपोस्ट हम खेत की तैयारी के समय ही डालते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट क्योंकि तुरंत उपलब्ध होती है तो इसको हम 2 बार डालते हैं। अच्छा। एक बार आधी खेत की तैयारी के समय और आधा आपको करीब 1 महीने बाद जब आप निराई गुड़ाई करते हैं उस समय, तो वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा अच्छी रहती है। जी। और इसमें जो मैंने बताया आपको कि वर्मी कंपोस्ट की मात्रा कंपोस्ट से आधी होगी। अच्छा। सब्जी और फलों में ये मात्रा दुगनी हो जाती है। जैसे मैंने 10 टन सिंचित फसलों के लिए बताया, तो सब्जियों में ये 20 टन हो जाएगी। इसमें कीटनाशक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती है हमें कंपोस्ट यूज करने के बाद? अगर आपने इसमें नीम के पत्ते, आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते भी साथ में मिला दिए हैं तो काफ़ी हद तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। और यदि अगर मान लो कभी किसान को इसकी ज़रूरत पड़े तो इस बीच में, इस दौरान हमें कौन सा मतलब एक वो उपयोग करना चाहिए कीटनाशक के रूप में? क्या हमें ऐसा विकल्प? देखिए, अप्रैल मई का महीना है, इस समय आपको एक अभी सबसे बढ़िया विकल्प नीम की निबोली मिलेंगी। नीम की निबोली पकी हुई इकट्ठी कर लीजिए और उनका छिलका आप पानी में डाल के उतार दीजिए। उसकी जो गुठली है उसको आप पीस लीजिए और वो करीब 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से अगर आप कंपोस्ट में मिला के डालेंगे तो ज़मीन से निकलने वाले रोग कीट सब नियंत्रित हो जाते हैं। नहीं, लेकिन बाद में फिर हमें स्प्रे करने की ज़रूरत हाँ, स्प्रे तो देखिए मौसम के हिसाब से या फसल के हिसाब से करना पड़ता है। तो हमें लगभग 10, 12, 15 दिन के अंतर पर हमें इसका एक अलग से हमारा दूसरा इसमें एक और बन सकता है कार्यक्रम कि कीट नियंत्रक हम गौमूत्र से और नीम से और ये जो पत्तियां मैंने बताई, आक, धतूरे, इनको सड़ा के कीट नियंत्रक बनता है जी। उसका उपयोग करके हम वो कार्य भी कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारा आपका अपना एक अमूल्य कीमती समय दिया और कृषक साथियों को आपने एक बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई। और भी आपसे समय लेते रहेंगे और किसान साथियों को जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। नमस्कार।